गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएमए रोहित गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई का नेक्स्ट लेवल, यानी कि सेक्शन 7 को आज हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में सेक्शन 7 का बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सप्लाई का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने देखा था कि सप्लाई व्हाट इंक्लूड्स एंड सप्लाई व्हाट एक्सक्लूड्स। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बात करता था इंक्लूड्स की, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बात करता था एक्सक्लूड की। अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो सप्लाई विद कंसीडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है। विदाउट कंसीडरेशन वैसे तो हमारे नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें, तो कभी भी कोई बिजनेस अगर चल रहा है, कोई आप सप्लाई कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, अगर वो विदाउट कंसीडरेशन होता है तो वो क्या कहते हैं, जीएसटी के दायरे में नहीं आता। बट देयर आर 4 मेंशन कैटेगरी विच स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जिसके अंदर आप अगर विदाउट कंसीडरेशन भी करेंगे तो उसके ऊपर सप्लाई, मतलब उसको सप्लाई बोला जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिर हमने देखा था कि सप्लाई में क्या इंक्लूड्स नहीं होता, तो हमने बात करी थी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की, जिसमें 2 पार्ट थे। पहला था आपका जो शेड्यूल 3 यानी कि नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में आने वाली वो एक्टिविटीज होंगी जिसके ऊपर जिसको सप्लाई एक्सक्लूड करता है, यानी इसको ये एक्टिविटी होने के बावजूद भी आप इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट करती है, और किसमें करती है, एज एन पब्लिक अथॉरिटी करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कोई भी कर रहा है, लोकल अथॉरिटी कर रहा है और एज अ पब्लिक अथॉरिटी कर रहा है, और अगर वो काउंसिल से इसको रिकमेंड करा लेता है कि हाँ, ऐसी एक्टिविटीज जो मैं कर रही हूँ इसको आप सप्लाई मत बोलना, और जीएसटी काउंसिल में बैठ करके ये डिसाइड हो जाता है कि आज के बाद ऐसी एक्टिविटीज अगर कोई गवर्नमेंट करेगी तो उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। अब बात करते हैं कि सप्लाई होता क्या है। तो हमने बात करी थी कि ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हमने गुड्स की डेफिनेशन देखी थी और हमने सर्विसेज की डेफिनेशन देखी थी। आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख करके गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन जरूर एक बार लर्न कर लेना। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, जब यहां पर वर्ड सच एज आता है, सच एज वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मेंशन्ड कैटेगरी है वही होगा। इसका मतलब कुछ और भी अगर ऐसा ही लगता है, सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, ट्रांसफर, डिस्पोजल। अगर आप सेल करते हैं, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, ट्रांसफर, डिस्पोजल करते हैं या करने की बात करते हैं, किसके लिए, फॉर अ कंसीडरेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि नॉर्मली हमेशा बिजनेस में फॉर अ कंसीडरेशन होना जरूरी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई। और ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से सप्लाई की डेफिनेशन है। बट एक, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कंसीडरेशन के लिए और वो बिजनेस के लिए है तो वो सप्लाई है। बट अगर कोई चीज आपने कंसीडरेशन के लिए करा बट अगर वो बिजनेस के लिए नहीं है, तो एक ही ऐसी कंडीशन है, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, आप अपने इंडिया में नहीं, बाहर से अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं पैसे के लिए यानी कि कंसीडरेशन के लिए, फिर तो वो चाहे बिजनेस के लिए हो या फर्दरेंस के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो, यानी कि आप पर्सनली, अगर आपको पर्सनली, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नेटफ्लिक्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पर्सनली भी लेंगे तो उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिर हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी यानी विदाउट कंसीडरेशन, जो शेड्यूल 1 की हमने बात करी थी। बट आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए से। सबसे पहले जो हमें बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं, जो आपके स्टडी नोट में दिए हैं, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मैंने आपको बोला था कि जीएसटी लगेगा ही कब, यानी जो टैक्सेबल इवेंट है, ऐसा क्या होगा कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इट मींस नो सप्लाई नो जीएसटी। अगर सप्लाई ही नहीं होगा, अगर वो सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई नहीं होता है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। The term supply has been inclusively defined in the Act. This means and scope of supply under GST can be understood in the terms of following 6 parameters. अगर हम इन 6 पैरामीटर्स की अगर बात करें
तो आपको सप्लाई समझने में बहुत आसानी होगी। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। देखो, सप्लाई के ऊपर जीएसटी आएगा और सप्लाई गुड्स की या सर्विसेज की होनी चाहिए। अगर वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता तो उसको सप्लाई, अगर उसकी सप्लाई होती है तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं आएगा। दूसरा, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई हमेशा कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। भैया लेकिन अभी आपने बताया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो विदाउट कंसिडरेशन के भी सप्लाई होगी। बिल्कुल सही, अभी हम इसको एक्सेप्शन में देखेंगे। अदरवाइज हमेशा जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा सप्लाई भी नहीं होगी। तीसरी, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसको आप सप्लाई बोलते हो, जैसे सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, अगर आप कुछ भी करते हो तो वो बिजनेस के टर्म में होना चाहिए या बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होना चाहिए। तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि सप्लाई करने के लिए एक पर्सन होगा जो सप्लाई करेगा, लेकिन वो पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए। अगर वो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं आता तो अगर वो बंदा सप्लाई कर रहा है, कंसिडरेशन के लिए भी कर रहा है, बिजनेस के लिए भी कर रहा है, बट क्योंकि टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो उसके मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बावजूद क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई हो रही है वो भी टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर किसी चीज को कोई ऐसी सप्लाई जो सप्लाई तो है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, उसको आउट ऑफ द पैरामीटर ऑफ जीएसटी कर दिया या आउट ऑफ द पैरामीटर ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, ये टैक्सेबिलिटी से बाहर कर दिया, तो उसकी सप्लाई होने के बावजूद उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। एंड द सिक्स्थ वन, सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब सोचो, आप बाहर, जो सामने वाला बंदा है वो भी बाहर, अगर आप सभी लोग बाहर हैं, इंडिया के बाहर है, और अगर कोई सप्लाई हो रही है तो वो इंडिया की टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं हो रही, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो पहला, गुड्स और सर्विसेज के अलावा कोई भी दूसरी चीज अगर सप्लाई हो रही तो सप्लाई नहीं है। कंसिडरेशन के अलावा कुछ भी होगा तो वो भी सप्लाई नहीं है। बिजनेस के अगर नेचर में नहीं हो रहा तो भी सप्लाई नहीं है। लेकिन भैया आपने हमें दो बातें बताई, क्या कि पहला, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हो सकती है और विदाउट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी सप्लाई हो सकती है। बिल्कुल सही। मैंने बताया कि कुछ ऐसी सप्लाई होती है जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होती है, जो शेड्यूल आपके 1 में 4 एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगी। फिर मैंने बताया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप करेंगे तो वो चाहे बिजनेस के कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, उसको सप्लाई बोला जाएगा। अब 3 बातें और, सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए और सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, यानी टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसकी एक्सेप्शन देखते हैं। देखो, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई। अगर कोई भी चीज विदाउट कंसिडरेशन होती है तो वो सप्लाई नहीं होती, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। बियरिंग फ्यू एक्सेप्शंस, ऐसी कुछ एक्सेप्शंस हैं इन विच अ ट्रांजैक्शन इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है। और वो कितनी एक्टिविटीज हैं? 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बोली जाएंगी। दूसरा एक्सेप्शन, जैसा कि हमने बोला कि हमेशा बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बट import of a services for a consideration whether or not, चाहे वो हो या ना हो, in the course or furtherance of business treated as a supply। तो हमने ये चीज तो देख लिया कि सप्लाई विद कंसिडरेशन भी हो सकती है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन सिर्फ 4 ही एक्टिविटीज है। फिर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकती है और इन द कोर्स नहीं भी हो सकती, लेकिन इन द कोर्स अगर वो नहीं है तो सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दूसरी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर हमने बोला था कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, उसके ऊपर कस्टम लॉ एप्लीकेबल होता है, जो कि हमारे सिलेबस का सेकंड पार्ट होगा। मतलब जब हम अपना जीएसटी कंप्लीट कर लेंगे तो हम कस्टम ड्यूटी की तरफ बढ़ेंगे, यानी कस्टम एक्ट की तरफ जाएंगे। अब ये जो स्कोप ऑफ सप्लाई है, अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने जो अपना चार्ट बनाया है वो इसी के बेस पे बनाया है। पहला,
सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स और 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड। अगर एक्सक्लूड की बात करूं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो शेड्यूल 3 में है या कोई ऐसी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट करती है, और जो शेड्यूल 3 में वो इनके नाम दिए हम बाद में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, जब हम शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तो उनके नाम हम देख लेंगे। फिर हमने बोला सेक्शन 7(1)(a) जो कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, फिर चाहे वो आपके बिजनेस के नेचर का हो या ना हो, वो दोनों ही सप्लाई होगा। तीसरा, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, अगर शेड्यूल 1 वाली अगर वो 4 एक्टिविटीज हैं तो वो फिर विदाउट अ कंसिडरेशन भी होगा, मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। और फोर्थ जो है वो फोर्थ हमने पहले भी बोला था कि सेक्शन 7(1)(d) जो पहले बताता था कि या वो गुड्स है या वो सर्विसेज है, ये क्लासिफाई करता था। कौन करता था? क्लासिफाइड करता था सेक्शन 7(1)(d), बट सेक्शन 7 तो डेफिनेशन की और क्या कहते हैं, डेफिनेशन का सेक्शन है, तो इसलिए हमने इस सेक्शन को यहां से कट करके सेक्शन 7(1)(a) में ले आए। तो सेक्शन 7(1)(a) जो है आपका 1A, अब ये बताएगा कि वो सप्लाई है, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और ये कहां पर मेंशन है, शेड्यूल 2 में मेंशन है। तो टोटल अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में आपके सेक्शन 7 में 3 शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बात करता है नेगेटिव लिस्ट की, शेड्यूल 2 बात करता है क्लासिफिकेशन की, ये सेक्शन 7(2) में आता है, ये आता है सेक्शन 7(1)(a) में, और ये आता है आपका सेक्शन शेड्यूल 1 आपकी 4 एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, 7(1)(c), ठीक है। अब सेक्शन 7(3) हमने बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कभी भी किसी गुड्स को गुड्स ना ट्रीट करके सर्विस ट्रीट कर सकती है, या किसी भी सर्विस को सर्विस ट्रीट ना करके गुड्स ट्रीट कर सकती है। मतलब जो आपका शेड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन करा हुआ है, अगर 2 के क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर वो गुड्स है, बट अब गवर्नमेंट उसको क्या ट्रीट करना चाहती है, सर्विसेज ट्रीट करना चाहती है, तो वो कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या बोला है कि एज पर सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(2) में हमने क्या पढ़ा था कि 2 बातें होती हैं, या तो वो शेड्यूल 3 में आता है कवर, या वो गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे वो सीजी हो, एसजी हो, लोकल गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरीज हो, तो अगर ये लोकल अथॉरिटी हो, अगर वो चाहे तो किसी भी गुड्स को या सर्विसेज की सप्लाई को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, अगर अगर वो पब्लिक अथॉरिटी में होती है तो। जैसे सेक्शन 7, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल नोटिफाई कर सकती है दैट द फॉलोइंग एक्टिविटीज और अ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन by the state government in which they are all engaged as a public authority shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service। जैसे कि अभी एक सर्विस है, सर्विस ऑफ बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, जो एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो अगर ये वाली सर्विसेज दे रही है अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो लाइसेंस फी के नाम पे लेते हैं,
और एप्लीकेशन फी वट एवर नेम इज कॉल्ड। तो इसको क्या कर देंगे हम, ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे, ना ही हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और वैसे भी हमने एल्कलिक लिकर को जीएसटी के अंदर नहीं रखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है तो वो भी आपकी इसके अंदर सप्लाई के अंदर कवर नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सप्लाई या तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर नॉर्मली फर्दरेंस वर्ड को काट दे तो क्या निकल के आता है कि सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी सप्लाई जो हो रही है वो बिजनेस के उसमें होनी चाहिए। तो ठीक है, हर बंदा कुछ ना कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसा ट्रेड या कॉमर्स करता है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ इसका बिजनेस है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि मिस्टर राम जो है, सीएमए राम जो है, वो मान लो मुझे दे लो सीएमए रोहित गुप्ता जो एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, अगर कैरीज आउट द एक्टिविटीज ऑफ, अगर मैं एक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइलिंग रिटर्न से रिलेटेड या सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूं, तो हाँ ये माना जाएगा कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अगर मैं ये एक्टिविटीज कर रहा हूं तो मैं सामने वाले से क्या कहते हैं, ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा और मुझे सामने वाले के ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स एंड हो गया, और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब एक बात बताओ, मैं सीएमए रोहित गुप्ता, अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, अगर मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो वो भी क्या कहते हैं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा और उसके ऊपर भी सप्लाई लगेगी। यानी एवरी बिजनेस पर्सन वो सोचता है कि हाउ यूज टू थिंक हाउ टू डेवलप हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, और अगर इसके लिए वो कोई भी ऐसी न्यू एक्टिविटी करता है तो इसको क्या बोला जाएगा कि वो एज अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर मैसेज एक्स लिमिटेड जो है वो एक मोटर कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनको अब साउथ इंडिया की तरफ जाकर के अधिक से अधिक अपनी कारों को बेचना है, ज्यादा से ज्यादा बेचना है। तो इसको ध्यान में देखते हुए उन्होंने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया, मिस्टर वाई को, जो कंसल्ट करेंगे कि वो सॉर्ट करेंगे, मतलब जगह बताएंगे कि कहां पर हम अपने टारगेट फिक्स कर सकते हैं। और कंपनी के लिए उन्होंने बताया कि एम्बटूर इंडस्ट्रियल एरिया जो चेन्नई में है वो बहुत बेस्ट जगह होगी, अगर आप वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो बेस्ट, मतलब बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो जो मिस्टर वाई ने यहाँ पर एक्टिविटीज करी वो इन द कोर्स नहीं, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को बड़ा, यानी अपने बिजनेस के लिए किया वो काम, तो इसको भी सप्लाई बोला जाएगा। अच्छा, अब जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स। अगर हम बात करें तो जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो ये टैक्सेबल होता है। हेंस ओनली दो सप्लाईज दैट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो जो आप बिजनेस के लिए करते हैं सिर्फ उसको ही सप्लाई अंडर जीएसटी बोलते हैं। हेंस अ सप्लाई मेड बाय इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। सोचो, मैंने अगर पर्सनल कैपेसिटी में मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि रोहित बाजार से जाकर के सब्जियां ले, और मैंने उनको सब्जियां लाके दे दी, तो ये हमारी पर्सनल कैपेसिटी है, हमने यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करा, तो डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई और एम्बिट ऑफ जीएसटी अनलेस दे फॉल अंडर द डेफिनेशन, दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एज डिफाइंड इन द एक्ट। तो भैया जब तक वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, जब तक आप उसको जीएसटी के दायरे में भी नहीं ला सकते। अब एक वर्ड आ गया यहां से कि बिजनेस। अभी हम बिजनेस की डेफिनेशन पे जाएंगे, और हमने, याद करो हमारे लेक्चर 2 में मैंने बात करी थी कि जब भी हमको डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेशन वाले सेक्शन पे दोबारा जाएंगे और वहां से डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारी डेफिनेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगी, हम अपने यूजेज के हिसाब से डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सो sale of goods or services even as a vocation is a supply under GST. Therefore, even if a famous politician paintings for a charity and sells the painting even as a one-time occurrence, the sale would constitute supply. देखो कितना अच्छा एग्जांपल लिखा है। देखो अगर किसी का पैसा पेंटिंग करने का है, एग्जांपल देता हूँ, और अगर वो पॉलिटिशियन, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि एक फेमस पॉलिटिशियन है, उसने एक पेंटिंग बनाई कि मैं इस पेंटिंग को बेच करके जो इससे पैसा आएगा उसे चैरिटी कर दूंगा। तो ये जो पेंटिंग उसने एक बार भी बेची है, एक बार भी, अगर उसने, उसका काम नहीं है ये रोज रोज, उसका काम नहीं है कि नहीं वो रोज ही करता है इस काम को, लेकिन अगर उसने एक बार भी ये काम करी तो इसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करेंगे। ओके,
अगर मैं बात करूं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A की, तो हमने क्या बोला था कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई क्यों बोला? क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है, वो सेल हो सकती है, वो ट्रांसफर, वो बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, कुछ भी हो सकती है। सबकी मीनिंग्स देखेंगे हम। वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप इनकी सप्लाई कर रहे हो, अगर वो गुड्स और सर्विसेज और आप किसी भी फॉर्म में इनकी सप्लाई कर रहे हो, अगर आप मेड और एग्रीड टू बी मेड, डेफिनेशन हमें 1 यहाँ पे देखना है। पूरा कंसिडरेशन, तो हमको कंसिडरेशन समझना पड़ेगा क्या होता है। बाय अ पर्सन, हमको समझना पड़ेगा कि पर्सन कौन कर सकता है, जो कि टैक्सेबल होना चाहिए। और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो कि हमने देख लिया कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो द अबव एक्टिविटीज आर स्पेसिफाइड एज एन एग्जांपल, दे आर प्रीसीडेड बाय द वर्ड सच एज। यहाँ पर जो वर्ड सच एज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ और भी फॉर्म हो सकता है। ये तो फॉर्म है खाली। सेल एक फॉर्म है सप्लाई का, यानी सेल होगा उसको भी सप्लाई बोलेंगे, ट्रांसफर होगा उसको भी सप्लाई बोलेंगे। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल से। तो सबसे पहला द टर्म सेल, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका वो है सेल। अब सेल क्या है? द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर द वेरियस स्टेट वैट लॉज। अलग अलग वैट लॉज से पहले वहां पे सेल की मीनिंग डिफाइन थी। सेल का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स मेड विद इन द स्टेट फॉर अ कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बट डज नॉट इंक्लूड अ मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज और प्लेज। देखो, जब हम मॉर्गेज कर देते हैं, जब हम हाइपोथिकेट करते हैं, चार्ज करते हैं, प्लेज, तो वो सेल नहीं होती। तो सेल की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि आप सेल कर रहे हैं कैश के लिए, या कोई डेफर्ड पेमेंट आप लेंगे, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन यानी कि एक्सचेंज में आप कुछ और ले लेंगे, यानी वैल्यूएबल कंसिडरेशन आप बदले में ले लेंगे, तो भी वो सेल ही होगी। लेकिन सेल में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो क्या होनी चाहिए। सेल की डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि वो गुड्स की ही सेल होनी चाहिए। तो सेल मतलब सेल ऑफ गुड। ओके, सेल इन्वॉल्व, अब यहाँ पे एक अलग से इंक्लूड्स वाली बात कर रहा है कि सेल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। अगर आप गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन, तो सेल का मतलब क्या है कि आप किसी गुड्स की प्रॉपर्टी यानी मालिकाना हक, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑनरशिप। आप अगर गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को फॉर अ कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स, इसको सेल बोला जाएगा। अंडर द CGST लॉ सेल इज ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी कि यहाँ पर जीएसटी के अंदर सेल को सप्लाई बोलेंगे। सेल को क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। लेविएबल टू जीएसटी, और अब क्या लगेगा इसके ऊपर? जीएसटी लगेगा। However, the definition of sale has not been provided under the GST law, लेकिन जीएसटी लॉ के अंदर सेल की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं बोली है। नोट, mortgage, hypothecation, charge, pledge is not supply, hence GST will not be mortgage, hypothecate, यानी ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये सेल की देखो अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी। पहले एक डेफिनेशन दी थी, उसमें मोर्टगेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज, प्लेज को कवर नहीं था। तो अभी भी हमने सेम ही डेफिनेशन ले ली। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला था कि सेल भी सप्लाई हो सकती है, तो वहां पे जो सेल की डेफिनेशन है वही हमने यहाँ पे भी कवर कर लिया। तो अगर वहां पर कोई सेल में इंक्लूड्स नहीं है, जो एक्सक्लूड कर रखा है, तो यहाँ पे भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अगर मॉर्टगेज, हाइपोथिकेट, चार्ज या प्लेज होता है तो उसको जीएसटी नहीं, यानी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आ पाएगा। आगे जैसे कि एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स सोल्ड लैपटॉप वर्थ ₹1,00,000 एंड इशूड इनवॉइस इन द फेवर ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, नाउ ओनरशिप इन लैपटॉप ट्रांसफर्ड मिस्टर वाई, सच ट्रांजैक्शन शैल बी कवर्ड इन सेल। तो इसको क्या बोला जाएगा? सेल बोला जाएगा। इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल टू जीएसटी, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल टू जीएसटी। ओके, सेकेंड एग्जांपल, इलीगल एक्टिविटी वर्सेस प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है या देखो, एक होती है इलीगल जो गैर कानूनी है, एक होती है प्रोहिबिटेड जिसको मना किया हुआ है करने के लिए। मिस्टर टी, ए थीफ, हैज स्टोलन मोटर बाइक एंड सेल द मोटर बाइक टू मिस्टर क्यू। मिस्टर टी ने एक बाइक चुराई और मिस्टर क्यू को बेच दी। अब इट इज इलीगल टू स्टील अ मोटर बाइक, क्योंकि बाइक चुराना इलीगल है। तो सेल ऑफ मोटर बाइक कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल टू बी टैक्स्ड। लेकिन क्या कह रहा है? सेल ऑफ मोटर बाइक कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू बी टैक्स्ड, क्योंकि चुराना इलीगल है, बेचना इलीगल नहीं है। सेकंड एग्जांपल, मिस्टर टी सोल्ड नारकोटिक ड्रग्स
यानी कि अगर आप कोई एक्टिविटी जो इलीगल है, अगर आप उसको कर रहे हैं, चुरा के आपने बाइक बेच दी, तो बेचना तो आपका सेल मतलब बाइक तो बिकी। लेकिन अगर जैसे मिस्टर टी सोल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कोई ऐसा जो मतलब नार्कोटिक से रिलेटेड चीज है, क्यू को बेच दिया 3 लाख रुपए में, कंसिडरेशन है यहाँ पे। These goods are prohibited goods, इसको तो करने के लिए स्ट्रिक्ट मना है, तो सच एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिशेबल भी किया जाएगा। देखो दोनों एग्जांपल में फर्क क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले में उसने चुराया और बेच दिया, अब जिसको बेचा अगर उसको नहीं पता कि बाइक चोरी की है, तो भैया वो सप्लाई है, क्योंकि सेल हो रही है। अब सेल हो रही है तो अगर वो सेल है यानी कि टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, पूरा कंसिडरेशन हो रही है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वो कर रहा है, अगर उसका काम ही है ये चुरा के बेचना, बेचना उसका काम है अगर, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन दूसरे वाले जो गुड्स है, जो दूसरा वाला आपका नार्कोटिक ड्रग है, वो तो बेचना ही इलीगल है ना, उसको बेचना ही अलाउड नहीं है। देखो बाइक बेचना अलाउड है लेकिन ड्रग्स बेचना ही अलाउड नहीं है। तो ड्रग्स क्योंकि बेचना अलाउड नहीं है, तो आप किसी को कंसिडरेशन में भी बेचो, भले चुरा के ना बेच रहे हो, आपका काम ही यही क्यों ना हो, चुरा के नहीं बेच रहे, आप अपना खुद का ड्रग्स बना रहे हो, बेच रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसा काम करोगे तो वो पनिशेबल है, इसलिए इसको आप सप्लाई नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मिस्टर एक्स इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। देखो क्या होता है, कंपनी कई बार लिक्विडेट होती है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर रखा जाता है, जिसका काम है कि वो सारी चीजें लिक्विडेट करेगा, एसेट्स वगैरह बेचेगा, वैल्यू करेगा। Various services like valuation of asset with the help of valuers, inviting and evaluating the tenders, selling assets, making payment to the borrowers, creditors and so on. अब ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया। अब एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर एक्स आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द कमीशन अर्न बाय हिम इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि उसने एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी। उसने क्या दिया, जो एक्स है उसको अपॉइंट किया लिक्विडेटर के रूप में, और उसका काम है एक सर्विस देना। अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर। ओके, द नेक्स्ट वन एग्जांपल। बेटा ये एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़ने, क्योंकि इन्हीं में से एक आध एग्जांपल उठ करके आपके पेपरों में पूछ लेता है वो। चलो, मिस्टर ए बीइंग अ डीलर ऑफ फर्नीचर डिलीवर द गुड्स टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ मिसेस एक्स लिमिटेड। ठीक है, अपॉन डायरेक्शन ऑफ मिसेस एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के कहने पर एक्स जो कि एक डीलर ऑफ फर्नीचर है, उसने क्या करा, एक्स लिमिटेड के ही एक ब्रांच में कुछ फर्नीचर डिलीवर कर दिया। ठीक है, हेड ऑफिस, द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फर्नीचर इज बिटवीन मिस्टर ए एंड मिसेस एक्स लिमिटेड। हेड ऑफिस, मिस्टर ए इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस। भाई जाहिर सी बात है यार, एक एक्स लिमिटेड है, मान लो हेड ऑफिस है, एचओ है, हेड ऑफिस है, इसने मिस्टर ए जो कि डीलर है उसको बोला कि तू मेरे ब्रांच में क्या कर दे, फर्नीचर सप्लाई कर दे। तो भैया इसने इसने क्या करा, डीलर ने इसको बिल दे दिया। अब भाई इसने इसको बिल दे दिया और ये इसको पैसे देगा, ये इसको कंसिडरेशन देगा और इसने इसको बिल दिया। तो भाई ये जो कंसिडरेशन है, इस कंसिडरेशन वाले अमाउंट के ऊपर इसको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। चलो, तो सबसे पहले हमने देख लिया सेल की मीनिंग। अब दूसरी मीनिंग जो है वो है ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, द टर्म ट्रांसफर मींस वेयर द ओनरशिप में नॉट बी ट्रांसफर बट द राइट इन द गुड्स इज ट्रांसफर। देखो जरा समझना, सेल में क्या था, सेल में ऑनरशिप यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ ट्रांसफर की, तो सिर्फ ट्रांसफर का मतलब आप गुड्स का राइट दे रहे हो, सिर्फ आप गुड्स नहीं दे रहे, यानी कि मालिकाना हक, यानी जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप एग्जिस्ट करेगी ऑनर के पास ही। जैसे मैंने क्या करा, मेरी कोई चीज थी जिसको मैंने जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कॉपी करने के राइट्स ट्रांसफर कर दिए, कि मेरे पास कोई एक सीडी पड़ी है जिसका मैंने कॉपी, ओरिजिनल मेरे पास ही, लेकिन वन टाइम कॉपी करने के मैंने राइट्स ट्रांसफर कर दिए, तो वो ट्रांसफर होता है। अच्छा अब जरा देखते हैं एग्जांपल। गुड्स सेंट फॉर अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस, इज इट सप्लाई? नहीं यार, क्यों होगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप किसी गुड्स को डिमॉन्स्ट्रेट करा रहे हो, और वो भी रिटर्नेबल बेसिस पे। No, it would not be considered as supply as there is no transfer of title involved. ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ जेरोक्स मशीन। अब देखो जेरोक्स मशीन मेरे पास है, मैं उसका ऑनर हूं। मैंने क्या कर दिया, ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट द जेरोक्स मशीन। मैंने
मालिक मैं ही हूँ, मैंने जेरोक्स मशीन दे दिया मिस्टर बी को, मान लो मैंने बोला भाई तू ले जा कॉपी करके, जब तक तुझे कॉपी करना तू कॉपी कर, मुझे बदले में पैसे देते रहियो, तू यूज कर रहा है इसलिए मैंने इसको तुझे राइट दे दिया कि तू इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। अब बदले में मैं 10,000 रुपये महीना लूंगा तेरे से, ठीक है, 4 महीने के लिए मैंने दिया मान लो। तो यहाँ पर ऑनरशिप जो है मशीन की वो किसके पास है, वो ए के पास है, बट उसका जो राइट है, hence ownership of the machine is not transferred but the right in the machine, जो उसके ऊपर का अधिकार है वो ट्रांसफर कर दिया। तो ये सर्विसेज जो होंगी वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी और इसको जीएसटी के लिए जीएसटी के लिए लेवल हो जाएगा। आगे तीसरा एग्जांपल हमने ये दूसरा पढ़ लिया, तो हमने सेल देख लिया, हमने ट्रांसफर देख लिया, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर में आपके राइट्स ट्रांसफर होते हैं। तीसरा बार्टर, बार्टर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। बार्टर क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है जब एक बंदा कुछ सामान देता है बदले में दूसरा बंदा कुछ और सामान देता है और दोनों की नीड्स साथ में फुलफिल हो जाती हैं। बस ऐसा ही पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स चाहिए होता है वहां पे। इट मींस एक्सचेंज होता है यहाँ पे गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज का, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बार्टर में क्या होता है, एक गुड्स और सर्विसेज का दूसरे गुड्स और सर्विसेज से एक्सचेंज हो जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। यही हमने बार्टर, क्योंकि जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो बार्टर सिस्टम होता था, जैसे मैंने तेरे लिए कुछ कर दिया तू मेरे लिए कुछ कर दे। तो अब एक बात बताओ, मैंने तेरे लिए कुछ कर दिया तूने मेरे लिए कुछ कर दिया, तो हम दोनों ने ही कंसिडरेशन नहीं लिया, और तुम बोलोगे कि भैया जब दोनों का ही कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं। जबकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं तेरे को ना देके किसी और को देता वो सामान तो मैं उससे पैसे लेता, और वो तू मेरे से ना लेके किसी और से लेता वो सामान तो तुझे भी पैसे देने पड़ते, और दोनों जगह फिर क्या आ जाता, जीएसटी आ जाता। तो अभी भी जीएसटी आएगा, क्योंकि मैंने जो तेरे को सर्विस दी और तूने बदले में जो सर्विस दी मुझे, वही तो मेरे कंसिडरेशन है, और तूने मुझे जो सर्विस दी और बदले में मैंने जो तुझे सर्विस दी वो तेरे लिए कंसिडरेशन है। सो मिस्टर सी एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ए लिमिटेड को, जो कि डीलर है लैपटॉप का। बदले में ए लिमिटेड ने क्या कर दिया, उसको 2 लैपटॉप दे दिए। अब हियर द टू बिट सप्लाई, यहाँ पे 2 बार सप्लाई हो गई, एक जो सी ने करी यानी कि अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की सर्विसेज सप्लाई करने की, और दूसरा जो क्या कहते हैं ए लिमिटेड ने करी, जो 2 लैपटॉप उसने उसको दे दिया, यानी कि उसने गुड्स की सप्लाई करी, मैंने सर्विसेज की सप्लाई करी, तो हम दोनों को ही यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेंस टैक्स इज पेबल बाय बोथ। आगे ये एग्जांपल हमने देख लिया। 10वां, मिस्टर एक्स एक डीलर है लैपटॉप में, ही सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर 40,000 टू मिस्टर वाई, उसने 40,000 में वाई को एक लैपटॉप सप्लाई किया along with the barter of printer, बदले में उसने क्या बोला कि तू मुझे प्रिंटर दे दे। the value of the printer known as the supply is 4,000, लेकिन जो प्रिंटर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 4,000 थी। अब जरा समझना क्या हुआ, मैंने 40,000 में 40,000 रुपए में क्या दे दिया, एक लैपटॉप दे दिया, लेकिन मैंने शर्त क्या रखी कि तू मुझे बदले में एक प्रिंटर देगा तब मैं ये 40,000 में तुझे दे दूंगा, और प्रिंटर की वैल्यू कितनी थी, 4,000 थी। अब मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप कितने का था, लैपटॉप था कितने का, तो भैया लैपटॉप तो हो गया 44,000 का। क्यों, क्योंकि 40,000 तो तू मुझे देगा ही देगा, बदले में 4,000 रुपए प्रिंटर भी दे रहा है, तो टोटल तूने मुझे कितने का सामान दिया, 44,000 का। तो एक सप्लाई तो ये हो गई, और दूसरी, क्योंकि तू अगर ये प्रिंटर किसी और को बेचता तो प्रिंटर के ऊपर भी तुझे जीएसटी लगाते, तो दूसरी सप्लाई प्रिंटर की हो गई 4,000 रुपए की। चलो देखते हैं। सो मिस्टर एक्स एक डीलर है लैपटॉप में, ही सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर 40,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, बहुत बार पेपर में पूछते हैं ये लोग, इसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। मिस्टर एक्स एक डीलर है लैपटॉप में, ही सप्लाइड टू अ लैपटॉप फॉर 40,000 टू मिस्टर वाई अलोंग विद अ बार्टर ऑफ प्रिंटर, देगा जब 40 में, जब वो वहां से प्रिंटर देगा, और प्रिंटर की कीमत 4,000 रुपए की है। बट द ओपन मार्केट द वैल्यू ऑफ लैपटॉप, ओपन मार्केट में लैपटॉप की वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या वैल्यू लगाई, सिंस द वैल्यू ऑफ द लैपटॉप supply of laptop is 44,000, hence Mr. X is payable to पे टैक्स यानी जीएसटी पे करना पड़ेगा 44,000, और एट द सेम टाइम मिस्टर वाई को जरूर पे करना पड़ेगा जीएसटी, वो भी 4,000 के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो, मतलब अब देखो मैंने पहले ही बोला था टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अब मान लो लैपटॉप वाला बंदा टैक्सेबल है, लेकिन ये एक मिस्टर ए इंडिविजुअल है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको 4,000 के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मिस्टर ए लिमिटेड होता और ये बी लिमिटेड होता तो दोनों टैक्सेबल पर्सन हो जाते, तो फिर इसको भी फिर पे करना पड़ता इसके ऊपर। आई बात समझ में। चलो दूसरा हमने पढ़ लिया, हमने 3 चीजें पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेल, ट्रांसफर, बार्टर। अब हमारी बारी है किसको पढ़ने की, एक्सचेंज।
सो एक्सचेंज क्या होता है? व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग, नाइदर neither thing nor both thing being money only, the transaction is called exchange. फिर से समझना, जब दो पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप किसी ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, एक ने अपनी कोई गुड्स की ओनरशिप दूसरे की गुड्स के बदले, यानी उसने भी अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करी, मैंने भी ओनरशिप ट्रांसफर करी, नाइदर थिंग नॉर बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली, यानी कि दो, देखो क्या करा, नाइदर थिंग और नॉर बोथ थिंग, यानी पैसे में तो बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफर्स एंड ऑन प्रोडक्ट सच एज टेलीविजन, मोबाइल फोन्स एंड रेफ्रिजरेटर आर लेविएबल अंडर जीएसटी। मतलब कह रहा है कि देखो, एक्सचेंज ऑफर्स ऑन अ प्रोडक्ट सच एज टेलीविजन, आप टेलीविजन को एक्सचेंज करा लेते हो, मोबाइल फोन एक्सचेंज करा लेते हो, रेफ्रिजरेटर, तो ये सारी जो एक्सचेंज कराते हो वो बदले में आपको इसके ऊपर जीएसटी आएंगे कि ये जीएसटी के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर ए जो डीलर है न्यू फोन का, ही सप्लाइड 20,000 फॉर अ 20,000 टू मिस्टर बी अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन। उसने क्या करा, मिस्टर बी को पुराने फोन लेने के बाद मिस्टर बी को 20,000 में एक फोन सप्लाई कर दिया, एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन, अगर वो बगैर एक्सचेंज के लेता तो वो 24,000 का होता। अब जरा समझना, फोन कितने का था? 24 का, लेकिन उसने कितने में दिया? 20 में। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे ने उसने एक पुराना फोन दे दिया 4,000 का। अब समस्या ये है कि मिस्टर ए जो डीलर है वो कितने के ऊपर जीएसटी पे करेगा? जितने का बिल बनाया, जितने की वैल्यू थी। भाई अगर एक्सचेंज नहीं कराता तो 20,000 नहीं 24,000 का था, तो मिस्टर ए को 24,000 के ऊपर जीएसटी पे करना चाहिए। और अगर मिस्टर बी मार्केट में उसको बेचने जाता अपने फोन को, तो 4,000 उससे मिल जाते हैं, तो उसको 4,000 पे जीएसटी पे करना चाहिए। लेकिन फिर वही, अगर मिस्टर बी एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल अगर अपनी पर्सनल इफेक्ट में कोई चीजें बेचता है तो वो तो जीएसटी आता ही नहीं है। अगर मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो बिजनेस है, रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो बेचेगा तो फिर तो जीएसटी आ जाएगा, तो दोनों को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, ये एग्जांपल 11 हो गया। एग्जांपल 12, मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार, ही सेल न्यू कार 8,25,000, एग्रीज टू रिड्यूस 1,25,000 ऑन सरेंडरिंग ऑफ सेम एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी सेम, जब सेम एग्जांपल है तो वही एक्स लिमिटेड जो डीलर है उसे 8,25,000 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जो सामने वाला बंदा वाई है उसको, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसको 1,25,000 के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल है, तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उसको पे नहीं करना पड़ेगा। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सेल पढ़ लिया, हमने बार्टर, हमने एक्सचेंज, हमने ट्रांसफर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। आपको पता होगा कि लाइसेंस भी जो है आपका सप्लाई है। तो एग्जांपल कह रहा है वेयर, लाइसेंस होता क्या है? जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ग्रांट करता है, लाइसेंस ग्रांट होता है, और टू अ डेफिनाइट नंबर ऑफ अदर पर्सन, या एक बंदे को, या तो वन पर्सन को, या डेफिनाइट नंबर ऑफ पर्सन को, क्या? ए राइट टू डू, कुछ करने के लिए, और कंटिन्यू टू डू, लगातार करने के लिए, इन और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही दिया जाता है ऑफ द ग्रांटर, यानी ग्रांटर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उसने कोई राइट ट्रांसफर किया तो उसको लाइसेंस बोलते हैं। द राइट इज कॉल्ड एज लाइसेंस। एग्जांपल, मिस्टर एक्स अ डेवलपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्यादातर आपने लाइसेंस देखा होगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होता है, तो मिस्टर एक्स ए डेवलपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर and holder of license thereon. License to use software was given to different client. 18 lakh. Hence, Mr. X is liable to pay GST whether he transfers such right permanently or temporary as the case में। भाई मान लो उनके पास कोई राइट है, वो लाइसेंस होल्डर है, और वो किसी और को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना राइट लाइसेंस का, मतलब अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो भैया अगर वो परमानेंटली दें या फिर टेम्पररी बेसिस पे, मंथली बेसिस पे दें, तो अगर वो जो सामने वाले से लेंगे वो एज अ लाइसेंस फी लेंगे। जैसे एसएपी, टैली, टैली आपको क्या करता है? लाइसेंस देता है यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर को, तो उतने के बदले जो आपसे वो पैसा लेता है वो लाइसेंस होता है, लाइसेंस फी होती है, तो वो भी क्या होगा? सप्लाई ऑफ जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। एक और एग्जांपल, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी, चेन्नई का एग्जांपल जरूर लेते हैं। रीजन क्या होता है कि चेन्नई सबसे बड़ा आईटी हब है, चेन्नई और बेंगलोर। तो चेन्नई बेस्ड कंपनी has been awarded mineral exploration contract for 18 months in respect of specific sites in Mumbai by a Mumbai-based corporation, a local authority. As a result, Chennai-based company got license to extract mineral exploration. अब देखना, mineral exploration निकाल मतलब करना है,
तो ये एक ये क्या कहता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपको लाइसेंस मिल गया कि आप वहां पर 18 महीने तक करेंगे ये काम, मिनरल एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो मुंबई बेस्ड कंपनी सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज, GST is liable to pay by the Chennai based company on license fee paid to the supplier under the reverse charge। अच्छा, अब ये रिवर्स चार्ज क्या है, ये एग्जांपल अभी आपके समझ में नहीं आएगा, बट ये आपके समझ में आ गई कि हाँ यहाँ पर एक सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लाइसेंस। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है बेटा, देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि GST के अंदर जो टैक्स है, इसको जो पे करने का जो मतलब टैक्स को पे करने का तरीका है वो दो है। एक फॉरवर्ड चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है, ए अगर बी को कोई सामान देता है या कोई सर्विस देता है, ए ने बी को कोई सर्विस दी, तो बी ने बदले में क्या दिया होगा, इसे कंसिडरेशन दिया होगा। क्योंकि पैसा इसके पास आया तो गवर्नमेंट को भी GST ये पे करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल यानी फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर यही कुछ कंडीशन है, हम रिवर्स चार्ज भी पढ़ेंगे। ए ने बी को कोई सर्विस दी, बी ने कंसिडरेशन दिया, बट ए का काम खत्म हो गया, अब बी ने ही कंसिडरेशन भी दिया और इसके अलावा प्लस में अब बी ही गवर्नमेंट को अलग से GST भी पे करेगा। यानी जो बंदा सप्लाई ले रहा है वही गवर्नमेंट को भी GST पे करे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्योंकि इसकी लायबिलिटी तो होती नहीं नॉर्मली, बट उल्टा इसी के ऊपर मैं ही सामान खरीदूं, मैं ही गवर्नमेंट को GST पे करूं अलग से, मतलब मेरी ही लायबिलिटी आ गई गवर्नमेंट को भी पे करने की, तो इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज क्या है, क्यों आया रिवर्स चार्ज, जब हम रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा। यानी इस एग्जाम्पल को हमको रीवर्क करना है इसके ऊपर। जब हम रिवर्स चार्ज पढ़ लेंगे तो हमको दोबारा इस एग्जांपल पे आना है और समझना है कि यहाँ पर रिवर्स चार्ज में टैक्स क्यों पे करेगी। आई बात समझ में? चलो आगे। अब हमको क्या पढ़ना है, रेंट। रेंटल तो आपको पता ही है क्या होता है, रेंट मतलब रेंट होता है, रेंट एक पीरियडिकल पेमेंट होता है, रेंट पे होता है मंथली। तो एक्स एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके पास, बिल्डिंग इन अ प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी, लार्ज वैकेंट लैंड इन द बैकयार्ड, उसके पीछे पीछे से क्या कहते हैं बहुत बड़ी जमीन खाली है, इज गिवन ऑन रेंट ऑफ 1,80,000 पर मंथ टू अ पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर। उसने एक बिल्डिंग के पीछे, जो अपने घर के पीछे बिल्डिंग है, उसे किराए पे दे दिया पार्किंग के लिए। मिस्टर बी जिसने पार्किंग फैसिलिटी सेटअप की हुई है ऑन द सेड लैंड, इट इज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, हेंस मिस्टर ए इज लायबल टू पे GST। भाई जाहिर सी बात है, ए ने उसे अपनी जमीन दी, बदले में रेंट लिया, रेंट आपका टैक्सेबल होता है यानी सप्लाई होता है, तो मिस्टर ए को उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा। आगे, मिस्टर एक्स जो ऑनर है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के, इज अ कमर्शियल लोकेलिटी, ग्राउंड फ्लोर जो है उन्होंने क्या करा, मिस्टर वाई को दे दिया रेंट पे, 60,000 रुपए महीने के ले रहे हैं। अब मिस्टर वाई यूज द सेम एज हिज रेजिडेंस, अब मिस्टर वाई वहां पे खुद रहते हैं, इसको भी सप्लाई बोलेंगे, इट इज ऑल्सो अ सप्लाई। लेकिन लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खुद रहने के लिए लेते हैं, यानी कि घर पे खुद किराए पे रहने के लिए, मतलब खुद रहने के लिए रहता है, हाउएवर स्पेशली एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST हैज मिस्टर एक्स इज नॉट लायबल टू पे GST। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको किस लिए यूज किया हुआ है, रेजिडेंशियल, यानी सामने वाले बंदे ने भी इसको किस लिए यूज कर रहा है, वो रेजिडेंशियल। तो ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम एग्जाम्पशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी इसको भी रीवर्क करना है, रीवर्क आफ्टर एग्जाम्पशन, तब आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आएगा। और इसको रीवर्क करना है आफ्टर रिवर्स चार्ज। आप लोग कॉपी में नोट कर लेना इसको, और आप लोग जब अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिला देना। चलो, हमने रेंट भी देख लिया, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है लीज। लीज क्या होता है, लीज में एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। लीज एक एग्रीमेंट होता है जहां पर लेसर लेसी को कुछ सामान देगा, बदले में उससे पैसे लेगा, यानी प्रॉपर्टी देगा। तो लीज एक एग्रीमेंट है वेयर लेसर कन्वे टू द लेसी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट, एक पेमेंट या कंटिन्यू चलती रहती है। द राइट टू यूज ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को यूज करने के लिए, फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें जब आपका लीज एग्रीमेंट होता है तो वहां पर एसेट पहले से पता होता है और पीरियड भी पहले से पता होता है। अ लीज में बी अ फाइनेंशियल लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। चलो एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर बैंक एम बैंक लिमिटेड जो है, गिवन एन एसेट अंडर द फाइनेंशियल लीज, बैंक का काम क्या है, फाइनेंशियल लीज पर प्रॉपर्टी देती है वो, टू मिस्टर एन लिमिटेड
बदले में रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज मेड बाय द कस्टमर टू द बैंक 80 लाख विच इंक्लूड्स अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 50 लाख। अब 50 लाख रुपए तो उसमें ओरिजिनल वैल्यू है और 30 लाख रुपए की उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होगा। तो फाइनेंशियल लीज शैल बी टैक्स्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मिस्टर एम बैंक लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी। तो उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि ये लीज है। ओके, आगे आगे चलते हैं हम लोग डिस्पोजल पे। So disposal normally considered as a selling of asset without when the organization is about to close down and various assets are required to be disposed of, such transaction will also be considered as supply or liable to। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने बोला था विदाउट कंसिडरेशन, उसमें से एक डिस्पोजल भी है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई बिजनेस चालू किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब आपका बिजनेस बंद होने वाला है, तो अब आपके पास जो एसेट्स वगैरह आप उसको बेचेंगे, सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे। बिजनेस को जब बंद करने के लिए आप एसेट को सोल्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल। आई बात समझ में? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें तो हमने पहली चीज पढ़ी कि all form of supply of goods or services are both such as sale, lease, barter, exchange, lease, rental, transfer, disposal, etc. अगर इनमें से कोई भी चीज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है, अब दो बातें हमको समझनी है। पहला कि मेड और एग्रीड टू बी मेड, और दूसरा फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। तो अब जैसे हम ये चारों चीजें समझ लेंगे तो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। आ जाओ, समझते हैं। अब जरा समझना कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन नॉर्मली तो हम जानते हैं कि कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो बदले में मिलती है आपको। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आप कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो या दोनों की, और बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो उसमें कंसिडरेशन का मतलब क्या क्या हो सकता है? तो पहला, एनी पेमेंट मेड, अगर आपने कोई पेमेंट सामने वाले ने करी, और टू बी मेड, या तो कर दी या कह रहा कि करूंगा, वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे वो पैसे यानी पैसे के रूप में हो या किसी दूसरे फॉर्म में हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ हो, इन रिस्पॉन्स टू हो, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ हो, यानी प्रलोभन भी अगर आप किसी को दे रहे हो, अगर आप लालच भी दे रहे हो किसी को, तो वो भी आपका इसके अंदर कवर है। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, यानी कि आपने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करी, आपको क्या मिला? कोई पेमेंट मिली या मिलने वाली है, मनी में या अदरवाइज में, तो किसके लिए? उस सप्लाई के बदले, उस सप्लाई के लिए, या उस किसी चीज की लालच के लिए आपको, यानी कोई काम करवाने के लिए आपको बदले में ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये सारी चीजों को क्या बोला जाएगा? कंसिडरेशन बोला जाएगा। वेदर वेदर by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy by the central government। अच्छा, अब किसको मिल रही है ये? रिसिपेंट को, या रिसिपेंट के बिहाफ पे किसी दूसरे को मिल रही है? यानी कि जो पे करने वाला है, पेयर ने रिसिपेंट को कुछ पेमेंट करी या करने वाला है इन मनी में या अदरवाइज किसी भी रूप में, बदले किसी चीज के लिए, मतलब उस सप्लाई के लिए, या सप्लाई के लिए मतलब सप्लाई के लिए या किसी काम को और कराने के लिए, अब मिल रहा रिसिपेंट को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने सामने वाले को, ए ने बी को सेल करा, ए ने बी को सेल करा, इसने इसको सेल करा, ए उस सामान को नॉर्मली 100 रुपए में बेचता है, लेकिन अगर उसने इसको 80 रुपीज में बेच दिया, तो ये इसको कितना देगा? 80, और गवर्नमेंट ने बोला था तू 80 में बेच, 20 तो मैं तुझे दे दूंगा। अब समस्या ये है कि ए ने तो सामान अभी भी कितने का बेचा? सेल सेल कितने की करी उसने? 80 की, प्लस 20 रुपीज उसको क्या मिल गया? सब्सिडी मिल गया। उसके पास टोटल कितना पैसा आया? 100 रुपीज, लेकिन जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज पे लगाएंगे।
क्यों? क्योंकि जीएसटी को जो सब्सिडी आपको मिलेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन ये सब्सिडी मिलनी किससे चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो उसको आपकी पेमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 80 रुपीज के ऊपर ही जीएसटी लगाया जाएगा। तो पहला तो पॉइंट समझ में आ गया कि कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड whether in money or otherwise in respect of, in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, यानी recipient को मिले या किसी दूसरे बंदे को मिल जाए, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government। तो पहली डेफिनेशन तो कंसिडरेशन की क्लियर हो गई। दूसरी डेफिनेशन, by the monetary value of any act or forbearance, by the monetary value of any act or forbearance। अब यहाँ पर देखो monetary value of any act, देखो क्या होता है, कई बार आपको कुछ करने के लिए और कई बार आपको कुछ नहीं करने के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा एक कलीग भी पढ़ा रहा है, हम दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन हम दोनों में बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है। तो हमने दोनों ने पढ़ाने के लिए कंपटीशन चालू हो गया। अब मेरे पास पैसा है, मैंने बोला भाई ऐसा है दोस्त, तू ना मेरे एरिया में मत पढ़ा। तो कह रहा मुझे क्या फायदा, कह रहा मैं 50 लाख दूंगा, तू मेरे एरिया में मत पढ़ाइयो, बस मैं अपने एरिया में खुद पढ़ा रहा हूँ, तू मेरे एरिया में मत पढ़ा, इस बात के लिए मैं तुझे क्या दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा। तो पहली बात, क्या ये सप्लाई है? हाँ ये भी सप्लाई है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। आपने कोई ऐसा एक्ट किया कुछ नहीं करने के लिए या कुछ भूल जाने के लिए, in respect of or in response of or for the inducement of the supply of goods or services or both। सेम बात है, यहाँ पे भी रिसिपेंट को पैसा मिले या किसी अदर पर्सन को, और सब्सिडी यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होगी। तो ये नीचे वाली डेफिनेशन सेम है, समझना है ऊपर वाली बात को। आपको किसी काम को नहीं करने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं करना भी करना होता है, मैं भाई ये नहीं करूंगा, तो ये भी तो आप कर रहे हो कि मैं वो नहीं कर रहा। अगर मैं चाहूं तो वो कर सकता हूं ना, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि तूने मुझे पैसे दिए इसलिए नहीं कर रहा। तो ये जो कर रहा हूं ये एक एक्टिविटी हो गई। कर रहा हूं क्या? कुछ नहीं कर रहा हूं। तो जो कुछ नहीं होता है वो भी एक करना होता है, यानी मैं नहीं आऊंगा तेरे यहाँ पढ़ाने, मैं नहीं तेरे एरिया में पढ़ाऊंगा, तो ये भी एक करना होता है। इसके लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो भी कंसिडरेशन के डेफिनेशन में कवर होगा और वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। आगे, लेकिन कंसिडरेशन की डेफिनेशन में एक बात समझना, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर्विस लेते हो और इलेक्ट्रिसिटी को आप सबसे पहले सर्विस लेने से पहले आप उसको कुछ डिपॉजिट जमा करते हो, तो क्या डिपॉजिट भी कंसिडरेशन है? तो इसके लिए एक नोट है, प्रोवाइडेड दैट द डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। डिपॉजिट को पेमेंट नहीं। अच्छा, ये क्यों बताया जा रहा है? जब आप पढ़ोगे, जब वैल्यूएशन करोगे, तो वैल्यूएशन में जब आप वैल्यू निकालोगे, पैसे निकालोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि जो बंदे ने आपको डिपॉजिट दिया है, तो डिपॉजिट को नहीं जोड़ोगे। अगर आपने, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ली और बदले में सबसे पहले आपने 50,000 रुपए एज अ डिपॉजिट रख दिया, तो वो डिपॉजिट पेमेंट नहीं है। तो पेमेंट नहीं है तो उसके ऊपर पेमेंट नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने लास्ट में आप जीएसटी अपना कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कटवा रहे हो और आपने बोला भाई ये 50,000 भी आप अप्लाई कर लियो, मेरी जो बचे हुए ड्यूज है, तो अब क्योंकि आपने इस डिपॉजिट को क्या कर लिया, यूज कर लिया फॉर नॉर्मल सप्लाई, तो अब अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई, अगर उसका कुछ पैसा लेना था 50,000 और उसने पैसे ना दे करके बोला डिपॉजिट से यूज कर लेना, तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, फिर उसको पेमेंट मान लिया जाएगा, फिर उसे कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, डोनेशन चैरिटी डज नॉट अट्रैक्ट। अगर आप कोई सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हो या डोनेशन चैरिटी, इसको जीएसटी नहीं, इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता है। आलिया ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अ ट्रेवल एजेंट बुक्ड टिकट फॉर अ कस्टमर, मिस्टर जेड travel against raise invoice a customer for Mr. Z for a transportation of a passenger by air 10,000 and his commission of 500. The entire amount of 10,500 is not his consideration. The amount of 500 retained by the air travel is to be considered as his consideration। समझना क्या कह रहा है कि एयर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रेवल एजेंट है, ठीक है, वो टिकट बुक करता है कस्टमर जेड के लिए। कस्टमर जेड जो है, यानी कि जो मिस्टर जेड है, वो ट्रेवल एजेंट, सॉरी मिस्टर कस्टमर मिस्टर जेड है। अब ट्रेवल एजेंट क्या करता है कि ट्रेवल एजेंट रेज करता है इनवॉइस ऑन द कस्टमर मिस्टर जेड,
फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर ऑफ ₹10,000 और उसका कमीशन कितना है 500. द एंटायर अमाउंट ऑफ 10,500 इज नॉट हिज कंसिडर. भाई जो ट्रैवल एजेंट का काम है उसने क्या करा 10,000 की एक टिकट बुक करी, 500 रुपए कमीशन ले लिया. अब जरा समझो, अब वो 10,500 पे जीएसटी लगाएगा या वो 500 रुपए पे जीएसटी लगाएगा? यार देखो ना, समझो, मैं एक दुकान खोलता हूँ ट्रेवल एजेंट का. भाई ट्रेवल एजेंट की मेरी दुकान है, ये एयर इंडिया है, ये मान लो मिस्टर मनोज हैं, ये मेरे पास आए, बोले टिकट बुक कर दो. मैंने बोला अच्छा. मैंने यहाँ पे चेक किया, इसने बोला 10,000 लेंगे भाई, टिकट के 10,000 लगते हैं. बोला चलो ठीक है. मैंने इसको 10,000 बोला, 10,500 रुपए में भाई टिकट बुक हो जाएगी. तो इसने मेरे को दे दिए. अब मेरे को इसको बिल काटना है. अब मैं कितने पे जीएसटी काटूंगा? तो सिर्फ 500 पे, क्योंकि 10,000 तो इसको देने हैं मुझे, वो तो इस टिकट के पैसे ले रहा है. मैंने अपनी सर्विस कितने की दी? 500 की. और मैंने पहले भी बोला था जीएसटी वैल्यू एडेड सप्लाई है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने एडिशन करा है उस पर तो टैक्स पे करूंगा. मैंने तो 500 रुपए उससे लिए अपनी सर्विस के, तो मैं 500 के ऊपर जीएसटी पे करूँ. आगे, मिस्टर एल लिमिटेड बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द टीटी ब्रांड, टीटी ब्रांड के ऑथराइज्ड डीलर है, रेंडर्ड सर्विसेज टू बायर ऑफ अ कार, रेंडर्ड सर्विसेज टू बायर ऑफ अ कार, बट पेमेंट इज मेड. कह रहा मिस्टर एल लिमिटेड बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द टीटी ब्रांड रेंडर्ड सर्विसेज टू बायर ऑफ अ कार, एक कार के जो बायर है उनको सर्विसेज देता है, बट पेमेंट इज मेड टू ऑथराइज्ड डीलर बाय द टीटी कंपनी. It is called as consideration is given by the third person. Therefore, it is treated as a supply of service and liable to tax in the hands of Mr. L Limited. अगर समझना यार क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लो इस एग्जांपल को देखो, ट्रिकी नहीं, इजी समझो. मान लो ये मैं हूं, मान लो मैं मिस्टर रोहित हूं, ये मिस्टर मनोज है, और ये मान लो मिस्टर सचिन है. मैंने मिस्टर मनोज को पढ़ाया और 10,000 रुपए मैंने इनसे फीस की डिमांड करी, लेकिन मिस्टर सचिन ने बोला अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ ना 10,000 रुपए. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? सप्लाई है. मैंने सप्लाई दिया, पूरा कंसिडरेशन दिया, बस पेमेंट किसी थर्ड पर्सन ने दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मिस्टर रोहित लायबल है, इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. चलो ये वाला एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया. ओके, अब ये नीचे कुछ बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको खुद से पढ़ने हैं. कंसिडरेशन इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन. कभी कभी कंसिडरेशन में नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन को जोड़ लिया जाता है, इसको कंसिडरेशन नहीं बोला जाएगा. नो कंसिडरेशन जैसे पॉकेट मनी देना, गिफ्ट देना, रिवॉर्ड देना, या अमाउंट पेड ऑन एलिमनी फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गया उसमें आपको पैसे देने पड़ रहे हैं कुछ, तो इसको कंसिडरेशन नहीं बोला जाएगा. ऐसी कुछ एग्जांपल है जिसको कंसिडरेशन नहीं बोला जाता है. कुछ सीबीएसई की क्लैरिफिकेशन है. सीबीएसई जिसका नाम अब हमने उस दिन क्या बोला था, सीबीआईसी हो गया है. कह रहा है, एक एग्जांपल मैं पढ़ा देता हूं आपको. एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड. अब वारंटी पीरियड में कोई सप्लाई फ्री में देती, इज इट सप्लाई एंड चार्जेबल टू जीएसटी? नहीं. क्यों नहीं होगा? सोचो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स की सप्लाई हो रही है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है, मेड और एग्रीड टू बी मेड हो रहा है, हाँ दिया जा रहा है, बट फॉर अ कंसिडरेशन नहीं है. तो जब अगर कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन अगर गुड्स की सप्लाई होती है या सर्विसेज की सप्लाई होती है तो जीएसटी नहीं होता. तो इट इज नॉट अ सप्लाई, जीएसटी इज नॉट चार्जेबल, इट इज फ्री रिप्लेसमेंट. इट इज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू अ कस्टमर विदाउट अ कंसिडरेशन अंडर वारंटी, तो ये आपकी सप्लाई नहीं होगी. तो आपने ये सारी चीजें पढ़ लेनी है. अगर कोई डाउट आएगा तो आपको मेरे से पूछना है, मैं बिल्कुल जवाब देने वाला हूं उसके ऊपर. कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो. एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट अ कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड सप्लाई. मैंने पता है ना, 4 ऐसे केसेस है जहां विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होती है अंडर जीएसटी लॉ, जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है. एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. तो हमने सबसे पहला, अब अगर हम यहां से आ जाएं एक बार दोबारा, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमने ये वाला जो पार्ट है पूरा विद कंसिडरेशन वाला पूरा कंप्लीट कर लिया. विद कंसिडरेशन में पार्ट ए जो है हमने कंप्लीट कर लिया है. ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब हमको पढ़ना है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन
वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने क्या बताया था कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करोगे तब फॉर अ कंसिडरेशन अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट करोगे तो फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। चलो तो आगे चलते हैं, आगे अगला हमारा टारगेट कंप्लीट करते हैं। ये रहा। सो अब हमको सेकंड पढ़ना है 7(1)(b। क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहली चीज कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज, ओनली फॉर सर्विसेज, यहाँ पर गुड्स नहीं आएगा, गुड्स नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही ऐसी होंगी कि यानी सर्विसेज अगर आप कोई लेते हो तो आपका क्या कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो फॉर अ कंसिडरेशन, तभी ऐसा होगा कि विदाउट बिजनेस भी वो सप्लाई मानी जाएगी। दूसरी, इट शुड बी एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस भी क्या होनी चाहिए? इंपोर्ट होनी चाहिए। सप्लायर ऑफ इंपोर्ट का बोला जाता है, अब जरा इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब सप्लायर जो है सर्विस का वो आउटसाइड हो, रिसिपेंट इंडिया में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई हो कहाँ रही है, वो इंडिया में, यानी देने वाला बाहर, लेने वाला इंडिया में और सप्लाई भी इंडिया में हो रही है। यानी ये अगर इंडिया है, ये आउटसाइड इंडिया है, तो ये सप्लायर होना चाहिए यानी जो आउटसाइड इंडिया बैठा है। रिसिपेंट यहाँ होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होनी चाहिए। तो ये क्या बोला जाता है? इंपोर्ट। तो हमने पहले क्या देखा, सेक्शन 7(1)(b कब लगता है? जब सर्विस हो वो भी इंपोर्ट हो। इंपोर्ट का मतलब देने वाला बाहर, लेने वाला इंडिया में और सप्लाई भी इंडिया में हो रही है। दूसरी चीज कि वो विद कंसिडरेशन होनी चाहिए यानी पैसे के लिए होनी चाहिए। फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तीन बातें ध्यान रखनी है, सर्विस हो, इंपोर्ट हो रही हो और कंसिडरेशन के लिए हो रहा, फिर तो वो बिजनेस के लिए हो रही हो या बिजनेस के लिए नहीं। आप देखते हैं बिजनेस में तो हम बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं बाहर से, जैसे आजकल आपको पता होगा डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज है जो आउट ऑफ इंडिया से ही ली जाती हैं, कंपनियां आउट ऑफ इंडिया से लेती हैं। या फिर कोई क्या कहते हैं डेटा सर्च करना है, या बहुत सारी सर्विसेज है। या फिर आप नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, वो कंपनी भी लेती है और नॉर्मली हम लोग भी लेते हैं। तो हम लोग भी लेंगे तब भी जीएसटी आएगा, कंपनी लेगी तब भी जीएसटी आएगा। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन सेक्शन 21 ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेड ऑन और आफ्टर द अपॉइंटमेंट डे यानी कि 1 जुलाई विल बी लाइबल टू आईजीएसटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैड बीन इनिशिएटेड बिफोर द अपॉइंटेड डे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन, मान लो 1 जुलाई 2017 से पहले भी अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी यानी बिफोर दिस डेट, और अब आपको उसकी पेमेंट मिल रही है, अब वो सप्लाई कंप्लीट हो रही है, तो आज भी उसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी ही लगेगा। दूसरी चीज, इफ द टैक्स ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन पेड इन फुल अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, नो टैक्स पेबल एंड सच इंपोर्ट। अच्छा, अगर पहले वाले ही लॉ के अंदर, इससे पहले ही उसकी पूरी पेमेंट आ गई थी, तब दोबारा से उसके ऊपर, अब भले सर्विसेज बाद में आ रही हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा बात, इन द केस टैक्स ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन पेड इन द पार्ट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। अच्छा, पुराने वाले लॉ में यानी इससे पहले वाले लॉ के अंदर अगर कुछ 50% पेमेंट हो गई थी या 70% या 90% पेमेंट हो गई थी, तो जो बची हुई यानी बैलेंस पेमेंट है, सिर्फ बैलेंस पेमेंट के ऊपर ही आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो तीन बातें, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर अगर वो पूरा कंसिडरेशन, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आपकी जीएसटी में लायबल होगी, फिर चाहे वो वेदर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। अगर वो अपॉइंटेड डेट से पहले भी हो गई तब भी आईजीएसटी लगेगा। अगर पूरी पेमेंट हो गई तो दोबारा आईजीएसटी नहीं देना, अगर पार्ट पेमेंट हुई है तो बैलेंस के ऊपर आईजीएसटी पे करना है। एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे पहला एग्जांपल है 1 करोड़ की कोई सर्विस, सप्लाई और सर्विस ही इनिशिएट करी थी जीएसटी से पहले, 20 लाख की ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी थी, तो सर्विस टैक्स पहले दे चुके थे उसके ऊपर, तो अब 80 लाख के ऊपर क्या देंगे हम? आईजीएसटी देंगे। दूसरा, आपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इसको OIDAR सर्विसेज बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में, बहुत बात की चीज है ये। OIDAR सर्विसेज आपने ली,
where import of free services from Google and Facebook by Mr. Gopal located in India without any consideration। अरे नहीं आएगा रे बाबा, विदाउट कंसिडरेशन। देखो चीख चीख के कह रहा है पैसा नहीं लूंगा मैं, जब पैसा ही नहीं लेगा और इंपोर्ट हो रही है, अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है विदाउट कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो आंसर क्या है, सिंपल सा, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ एंड हेंस नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। जब सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। आगे लेकिन अगर विद कंसिडरेशन होता तो जरूर आता। आगे इंपोर्ट डाउनलोडिंग ऑफ सॉन्ग फॉर अगर कोई गाने कोई किताब आप डाउनलोड कर रहे हो जिसको आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो मिस्टर सेन ने, पर कंसिडरेशन के लिए हो रहा, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज? बिल्कुल है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज for a consideration whether in the course or furtherance of business or not. Yes, it is supply and IGST will be levied. Services may be in the course or furtherance of business or not, चाहे हो या ना हो। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये आपको पढ़ने हैं खुद से, इसमें कोई डाउट आएगा तो आपको मेरे से पूछना है। ओके, एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, हमने पूरा सप्लाई इंक्लूड्स में हमने विद कंसिडरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। यानी विद कंसिडरेशन में अगर आपकी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो और इंपोर्ट हो रही हो सर्विसेज की, फिर चाहे वो वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। अब हमको पढ़ना है कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो जो विदाउट कंसिडरेशन जो सप्लाई होती है वो शेड्यूल 1 में मेंशन है, और शेड्यूल 1 हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 के ऊपर हमें खासा बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो विदाउट कंसिडरेशन अगर बिजनेस के लिए हो रही हैं तो वो क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी, सप्लाई होगी। एक बार मैं फिर फाइनली बता दूं, चाहे सप्लाई का कोई भी फॉर्म हो, हमेशा वो कंसिडरेशन के लिए ही होना चाहिए और हमेशा वो बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। बिजनेस के लिए पैसे में अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है। दो ऐसी बातें, पहली कि सर्विसेज अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन कंसिडरेशन के साथ, फिर वो विदाउट बिजनेस भी हो जाएगी तो चल जाएगा। और 4 ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो विदाउट कंसिडरेशन होगा लेकिन बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो वो आपकी सप्लाई होंगी। तो हम शेड्यूल 1 अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।